प्यारे बच्चों, इस्लाम का उदय और विस्तार में अभी तक हमने पैगंबर मोहम्मद और उनके बाद 4 खलीफाओं का शासन पढ़ा। आज हम खलीफाओं के बाद जो सत्ता में आए उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले उमय्यद वंश। 661 ईस्वी में मुआविया ने उमय्यद वंश की स्थापना की। 750 ईस्वी तक उमय्यद शासन चलता है और 750 में अब्बासी वंश जो है वो शासक सत्ता में आए। उमय्यदों ने जब सत्ता संभाली तो उन्होंने ऐसे राजनीतिक उपाय किए कि उम्मा के बीच उनका जो राजनीतिक जो नेतृत्व है वो मजबूत रहे। आपको ध्यान रखना है बच्चों कि उम्मा, आपको पहले बताया गया है, उम्मा का अर्थ है समुदाय के लोग, और वो समुदाय है इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग, यानी इस्लामी जगत। और इस्लामी जगत में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए प्रथम जो शासक है मुआविया ने जो राजनीतिक कार्य किए वो देखते हैं। सबसे पहले बाइजेंटाइन साम्राज्य की परंपराएं अपनाना। मुआविया ने बाइजेंटाइन साम्राज्य, आपको ध्यान होगा जब हम रोम साम्राज्य पढ़ रहे थे तो उसे अब बाइजेंटाइन साम्राज्य कहा जा रहा है। तो बाइजेंटाइन साम्राज्य की जो राज दरबार की जो रस्में थी या प्रशासनिक संस्थाओं को मुआविया ने अपनाया। वंशगत उत्तराधिकार की परंपरा शुरू करना। मुआविया ने प्रमुख मुसलमानों को मना लिया कि वे उसके पुत्र को उसका वारिस माने। आगे आने वाले खलीफाओं ने भी ये परिवर्तन अपना लिए और उमय्यद वंश काफी लंबे समय तक सत्ता में बना रहा। अरबी भाषा को प्रशासन की भाषा घोषित की गई और दमिश्क को राजधानी बनाया। दमिश्क बच्चों मैप पे देखिए, राजधानी बनती है, मुआविया ने बनाई। अभी तक आपको ध्यान होगा कि जो राजधानी थी इस्लामिक साम्राज्य की वो मदीना थी, यानी अब राजधानी बदलकर मदीना से दमिश्क बन जाती है और इस्लामी सिक्के जारी किए गए। उमय्यद शासन की जो विशेषताएं हैं बच्चों, सबसे पहले जो साम्राज्य की जो शक्ति है वह इस्लाम पर आधारित नहीं थी। अभी तक हमने पढ़ा है कि पैगंबर मोहम्मद और उनके बाद जो खलीफा थे उनके समय में इस्लामी राज्य व्यवस्था मुख्य रूप से अरब कबीलों और कुलों का ही राज्य संघ बनी रही। लेकिन उमय्यदों ने ऐसा नहीं किया, उनका शासन इस्लाम पर आधारित नहीं था। फिर भी इस्लाम ने उमय्यद शासकों को वैधता प्रदान की और उमय्यद शासक भी विद्रोहों का दमन करने के लिए इस्लाम का सहारा लेते थे और उन्होंने अपनी अरबी पहचान बनाए रखी। तो इस्लाम पर आधारित शासन न होने के बावजूद भी उमय्यदों ने इस्लामिक जो पहचान है, जो अरबी पहचान है, उसको बनाए रखा। राजतंत्र पर आधारित शासन था जिसमें उन्होंने पैगंबर मोहम्मद और उनके बाद के खलीफाओं की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसको बनाए रखा। लेकिन पैगंबर मोहम्मद के शासन के अलावा उमय्यद शासकों ने अपना जो शासन है वो अपनी शासन कला और सीरियाई सैनिकों की वफादारी के बल पर चलाया। उमय्यद शासन में जो सलाहकार थे वो ईसाई थे। आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि जो ईसाई धर्म है बच्चों, ये बाइजेंटाइन साम्राज्य का धर्म था। तो उमय्यद शासकों ने अपने प्रशासन में सलाहकार जो हैं वो ईसाई लिए थे और जो लिपिक और अधिकारी, राजकाज का काम करने वाले जो अधिकारी थे वो जरतुस्त थे और जरतुस्त बच्चों ईरानियों का धर्म था। तो मिली जुली संस्कृति उमय्यद शासकों ने अपनाई। 750 ईस्वी में उमय्यद शासन समाप्त हो जाता है और उमय्यद वंश के अंत के बाद अब्बासी वंश की शुरुआत होती है। अब्बासी वंश का जो शुरुआत की जो मुख्य आधार था वो था
कि पैगंबर मोहम्मद के मूल इस्लाम की पुनर्स्थापना करना। अब्बासी पैगंबर मोहम्मद के चाचा अब्बास के वंशज थे और इन्होंने बहुत से असहमत जो समूह थे उनका समर्थन हासिल किया और उन्हें यह वचन दिया कि पैगंबर के परिवार का ही कोई मसीहा उन्हें उमैयदों के दमनकारी शासन से मुक्त करवाएगा और ऐसा कहकर उन्होंने अपनी सत्ता को वैधता प्रदान करवाने की कोशिश भी की। दवा नामक एक आंदोलन द्वारा अब्बासी क्रांति की शुरुआत हुई और जो आंदोलन है बच्चों उसकी शुरुआत हुई थी खुरासान से। खुरासान के विद्रोह से ही अब्बासी क्रांति की शुरुआत हुई। कारण क्या थे? सीरियाई लोगों के प्रभुत्व से नाराजगी। जो खुरासान में जो अरब सैनिक आए थे वो इराक से आए थे। खुरासान में अरब सैनिक इराक से आए थे और वो सीरियाई लोगों के प्रभुत्व से नाराज थे। आपको ध्यान होगा कि जो उमैयद जो शासन है वो सीरियाई सैनिकों की वफादारी के दम पर चल रहा था, लेकिन अब इन सीरियाई जो लोगों का प्रभुत्व है उसको समाप्त करने की ठान ली थी इराक के अरब मुसलमानों ने। दूसरा है बच्चों अरबों को करों में रियायतें न देना। जो अरब मुसलमान थे खुरासान के उनका ये मानना था कि उमैयद शासकों ने उन्हें करों में रियायत देने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने वादा खिलाफी की, तो इसी के साथ अरबों को कोई विशेषाधिकार भी उमैयद शासकों ने नहीं दिए। इसलिए ये जो अरब लोग हैं खुरासान के ये अब्बासियों का साथ देते हैं उमैयदों के विनाश में। अब्बासी क्रांति के कारण में ईरानी मुसलमानों का अरबों के खिलाफ होना। जहां तक ईरानी मुसलमानों की बात है बच्चों, इन लोगों को अरब कबीलाई लोग या अरब जो मुसलमान थे उन्होंने कभी समानता का दर्जा नहीं दिया। शुरू से ही जब हमने अरब कबीलाई जीवन की बात की थी तो गैर अरबी समुदायों को अरबों ने कभी समानता का अधिकार नहीं दिया। तो ईरानी जो मुसलमान हैं उन्होंने अरबों के खिलाफ अपना मोर्चा जो है शुरू किया। और अब्बासी क्रांति के कारणों में एक यह भी है कि जो उमैयद शासन है ये राजतंत्र पर आधारित था और इन्होंने पैगंबर मोहम्मद के जो मुख्य प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी उनको छोड़कर दूसरे कबीलाई लोगों को अपने प्रशासन में जगह दी थी। अभी हमने पढ़ा था। तो इन सारी जो महत्वपूर्ण बातें हमने पढ़ी ये वजहें बनती हैं अब्बासी क्रांति की और जिससे उमैयद शासन खत्म हो जाता है। अब्बासी वंश जो है उन्होंने अब्बासी लोगों ने न केवल वंश ही बदला बल्कि समाज के राजनीतिक ढांचे और संस्कृति में भी बदलाव आया। उन्होंने खिलाफत की धार्मिक स्थिति को मजबूत बनाया। अभी आपको बताया था बच्चों कि पैगंबर मोहम्मद के वंशजों से अपने आप को अब्बासी लोगों ने जोड़ा और अपनी जो सत्ता है उसको वैधता प्रदान कराने की कोशिश की। दूसरा है इन्होंने बगदाद को अपनी राजधानी बनाया। बगदाद देखिए पैगंबर मोहम्मद और खलीफाओं के अधीन मदीना राजधानी रहता है, उमैयदों के अधीन दमिश्क है और अब जो है सत्ता का केंद्र बगदाद पहुंच जाता है। सेना और नौकरशाही का पुनर्गठन किया गया, गैर कबीलाई आधार पर किया गया और इसमें इराक और खुरासान की जो है अपेक्षाकृत ज्यादा भागीदारी थी। आपको ध्यान रखना है बच्चों, अब जो सेना और नौकरशाही में ईरान और खुरासान के लोगों को ज्यादा तरजीह दी गई और अभी आपने पढ़ा भी है कि अब्बासी क्रांति की शुरुआत भी ईरान और खुरासान से ही हुई थी। तो वहीं के लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर अब बैठने का मौका मिला। इस्लामी संस्थाओं और विद्वानों को संरक्षण भी अब्बासी शासकों ने दिया और
अब्बासी शासकों के दौरान जो शासन सत्ता है, अरबों के प्रभाव में गिरावट आई थी और ईरानी संस्कृति का महत्व बढ़ गया था। अभी हमने पॉइंट पढ़ा था कि जो महत्वपूर्ण पद थे वो ईरानी मुसलमानों को दिए जाने लगे, जिससे ईरानी संस्कृति अब फली फूली। खिलाफत का विघटन के कारण में सबसे पहले बच्चों दूर के जो प्रांतों पर है बगदाद का नियंत्रण कम होना। बगदाद अब्बासियों की राजधानी थी बच्चों, अभी हमने बताया कि सत्ता का केंद्र बगदाद बन जाता है, लेकिन जो साम्राज्य विस्तार था वहां दूर दूर के प्रांतों पर अब बगदाद का नियंत्रण कम होना शुरू हो गया और नौकर शाही और सेना में भी अरबों व ईरानियों के बीच जो प्रतिद्वंदता थी, जो सत्ता के लिए जो प्रतियोगिता थी, वो बढ़ती जा रही थी। और इसी बीच तुर्की गुलाम अधिकारियों का एक जो वर्ग है, शक्तिशाली वर्ग, उभर कर सामने आता है। शियाओं का सुन्नियों के खिलाफ संघर्ष शुरू हो जाता है। अनेक छोटे राजवंशों का उदय खुरासान और ट्रांसोक्सियाना में ताहिरी और समानी वंश का उदय होता है बच्चों। ट्रांसोक्सियाना और खुरासान देखिए मैप पे, खुरासान और ट्रांसोक्सियाना जो है बच्चों अमू दरिया और सैर दरिया के बीच में ये ट्रांसोक्सियाना था। यहाँ ताहिरी और समानी वंश उदित होते हैं। मिस्र और सीरिया में तुलूनी वंश देखिए बच्चों, मिस्र और सीरिया में। अब जो है अब्बासी सत्ता मध्य इराक और पश्चिमी ईरान तक सिमटकर रह जाती है। ईरान और इराक तक जो है इस्लामिक साम्राज्य या अब्बासी सत्ता सिमटकर रह जाती है। पैगंबर मोहम्मद के अधीन, फिर उनके 4 खलीफाओं के अधीन, फिर उम्मयदों और अब्बासिदों के अधीन एक बहुत बड़ा इस्लामिक साम्राज्य अब सिमटकर ईरान और इराक के बीच रह जाता है। कारण हमने अभी पढ़े हैं कि शियाओं और सुन्नियों के बीच जो संघर्ष है, नई शक्तियों का उदय होना और छोटे छोटे राजवंशों का उदय होना। तो अभी हम राजवंश पढ़ रहे थे छोटे छोटे, इन्हीं राजवंशों के उदय होने का मतलब है बच्चों एक बहुत बड़ा साम्राज्य जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लगा था। अभी हमने खुरासान और ट्रांसोक्सियाना पढ़ा था, फिर मिस्र और सीरिया में तुलूनी वंश पढ़ा था। तो इस वजह से जो अब्बासी जो सत्ता है वो थोड़े ही क्षेत्र में सिमटकर रह जाती है। अभी पूरी तरह से अब्बासी लोगों का जो शासन है वो खत्म नहीं हुआ था बच्चों, जो है 1258 में जाकर अब्बासी सत्ता समाप्त होती है, वो हम आपको आगे बताएंगे। नई सल्तनतों के उदय में एक नया वंश हम पढ़ते हैं 945 ईस्वी में ईरान में बुहावी वंश के शासकों की जो सबसे पहले हम मैप पे बुहावी वंश देखते हैं। ये ईरान है बच्चों और यहाँ पे बुहावी वंश की जो है सत्ता स्थापित होती है। बुहावी शासकों ने जो है खलीफा की पदवी धारण नहीं की, बल्कि उन्होंने एक प्राचीन ईरानी पदवी शहंशाह की पदवी धारण की और ऐसा करने के लिए जो उनका मुख्य आधार था वो ये कि अब्बासी जो खलीफा को उन्होंने बनाए रखा, उसको सम्मान देते रहे, क्योंकि सुन्नी प्रजा का प्रतीकात्मक मुखिया के रूप में। आपको एक बार फिर बताएं बच्चों, ईरान में जो बुहावी वंश है ये शिया शासक थे और इन्होंने खलीफा की पदवी धारण नहीं की। खलीफा हम पढ़ते आए हैं बच्चों कि वे अपने आप को पैगंबर के प्रतिनिधि मानते थे। अब जो शासन है इसमें ईरान के जो शिया शासक हैं उन्होंने खलीफा की पदवी धारण नहीं की, लेकिन अब्बासी खलीफा को उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से मुखिया माना, क्योंकि उनकी जो जनता थी, जो प्रजा थी वो सुन्नी थी और सुन्नी प्रजा का प्रतीकात्मक मुखिया अब्बासी खलीफा बना रहा बुहावी वंश में। 961 में खुरासान और अफगानिस्तान में
गजनी सल्तनत की स्थापना होती है बच्चों। अल्पतीगिन द्वारा ये स्थापित होती है। आप खुरासान देखिए बच्चों, खुरासान और अफगानिस्तान में गजनी सल्तनत की स्थापना होती है और महमूद गजनी द्वारा इसे मजबूत बनाया जाता है और इस शासन को शिया खलीफा द्वारा समर्थन भी हासिल होता है, क्योंकि ये दास शासक थे बच्चों और महमूद गजनवी इस बात के प्रति सचेत था कि वह एक गुलाम का बेटा है और इसीलिए उसने खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की, जिसे शिया खलीफा ने मान लिया। 1037 में पश्चिमी फारस और इराक में साल्जुक तुर्क उभर कर आते हैं बच्चों। साल्जुक तुर्कों का देखिए शासन जो अक्षेत्र है आधुनिक ईरान और इराक में साल्जुक तुर्क 1037 में और 1055 में बगदाद पुनः सुन्नी शासकों के अधीन हो जाता है। आपको याद होगा कि अब्बासी शासकों की राजधानी बगदाद थी और 1055 में बगदाद जो है सुन्नी शासकों के अधीन हो जाती है। 11वीं से 13वीं शताब्दी में यूरोपीय ईसाई और अरब राज्यों के बीच झगड़े जो हैं वो बढ़ते चले जाते हैं और इन झगड़ों की वजह से अब्बासी सत्ता कमजोर होने लगती है और इसी के साथ 1258 में यायावर साम्राज्य के जो लोग थे, जो मंगोल थे, उनका आक्रमण होता है 1258 में और मंगोलों ने बगदाद पर कब्जा कर लिया और इसी के साथ अब्बासी वंश की जो है समाप्ति होती है। आपको ये याद रखना है कि जो मंगोल हैं 13वीं शताब्दी में, इसमें मुस्लिम जगत को एक बहुत बड़े विनाश के कगार पर ला दिया। तो आज हमने पैगंबर मोहम्मद और 4 खलीफाओं के बाद उमैयदों और अब्बासियों का शासन पढ़ा बच्चों और अब्बासी सत्ता किस तरह से विघटित होती चली गई, नए नए राजवंशों का उदय पढ़ा और अंत में मंगोलों के आक्रमण ने अब्बासी वंश को समाप्ति की ओर ला दिया, विनाश के कगार पर ला दिया। आशा है आप इन मुख्य जो बिंदु थे इस्लामिक साम्राज्य के विस्तार के वो अच्छे से समझ गए होंगे। खूब मेहनत कीजिए बच्चों, खूब पढ़िए। धन्यवाद।